हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी न्यू बुक के द्वारा रहने वाला है। इसके पहले हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, और हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी को दो पार्ट में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक ही दिया गया है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग को बनाए गए थे। वॉरेन हेस्टिंग को बनाए गए थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वही क्वेश्चन आ गया है, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए बंगाल का गवर्नर कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यह स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में। 1773 के द्वारा कब? 1774 में किया गया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एलिजा एम्पे बने थे। कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी हमने बताया एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही दिया गया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। ए और बी क्या है? दोनों सही दिए गए हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो यह बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंफ्यूज नहीं होइएगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो यह दिया था चार्टर एक्ट 1793। आप लोग के कहे अनुसार ही धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी साथ साथ आंसर देते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कुछ दिया गया है, भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है वो बताया गया है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 आया था। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ध्यान रखिएगा, 1773 से लेकर के 1858 के जो पहले का जो एक्ट है यह किसके अंतर्गत आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। आप लोग को पता है कि 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ का शासन किसके हाथ में चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है। उसके बाद से जो भी अधिनियम आता है यह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है।
ध्यान रखिएगा। ये सब जो एक्ट है यह किसके तहत आता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। और 1858 के बाद जो भी एक्ट आता है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह किसके अंतर्गत आता है, तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। चलिए, आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो विनियमन अधिनियम 1773 के द्वारा स्थापना किया गया था। 1774 में ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के अधिनियम के तहत, 1813 के अधिनियम के तहत। और शिक्षा के लिए बजट पास किया गया था 1 लाख रुपया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ है, तय हुआ है ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में, ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, या कब बनाई गई थी, तो यह बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन हो जाएंगे सी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 1813 का चार्टर अधिनियम, मिशनरियों का प्रवेश कराया गया, बजट पर 1 लाख शिक्षा पर 1 लाख बजट पेश किया गया, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था, तो यह किया था चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा पहली बार भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक समान प्रणाली में एकत्रित कर दिया था। किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक समान प्रणाली में एकत्रित कर दिया था, यह हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया। स्थापना कब हुआ था, तो 1859 में स्थापना हुआ था विभागीय प्रणाली का, लेकिन उसका मान्यता 1861 में दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है। कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही दिया गया है। चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जी बिल्कुल, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिमों के मध्य मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले क्या था, तो उस समय सचिव था, और मिंटो क्या था, वायसराय था, यह भी सही दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। बिल्कुल उपयुक्त सभी विकल्प सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, प्रथम बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार, ऑप्शन हो जाएंगे सी, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में करवाई हुई हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। ये सारे के सारे एनसीईआरटी जो प्रश्न है ये बिहार दौरा के प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन रहते ही हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि एनसीईआरटी को कंप्लीट कर ले। इससे मेरे वीडियो से या फिर कहीं और से या फिर अपना बुक लेकर के इसे कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? वैधानिक दर्जा दिया गया था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में, प्रांत में अगर पूछा जाता तो भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाता। प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था अधिनियम 1861 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राष्ट्रपति आर्टिकल 126 के तहत अध्यादेश जारी करती है, सॉरी 123 के तहत, जबकि राज्यपाल जो है 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? किसने कहा था? तो क्लीमेंट एटली ने। 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? क्लीमेंट एटली ने। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? यह ढांचा है भारत शासन अधिनियम 1935। सर्वाधिक जो लिए गए हैं ये भारत शासन अधिनियम के तहत ही हमारे संविधान में लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ? बर्मा जो कि म्यांमार है, यह पृथक हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान किया गया है क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी बताइएगा? यह दी गई थी संघीय विधान पालिका को। आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। एजुकेशन ब्रांच बाई काजल शर्मा से लिंक होगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। मैं इसका कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका PDF प्रोवाइड आप लोग को कर दूंगी, लेकिन आंसर आपको यहीं देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1937 में। वर्ष 1937 में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन 1946 है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था बताइएगा कमेंट करके। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, लेकिन विलियम वुड जो थे ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में कौन सा है जो सही दिया गया है? इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी 1813 के अधिनियम के तहत। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन हुए थे? यह हुए थे 12। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 हुए थे। यह भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ चुका है। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम। अब टॉपिक आ रहा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। कौन सा टॉपिक है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? 2 नाम हैं, भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया, हिंदुस्तान नहीं मिलता है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था। अधिनियमित पूछ दिया जाए, अंगीकृत पूछ दिया जाए, तब ऑप्शन हो जाता 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है पूर्णतः लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन हो जाएंगे डी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह है अपना भारत का। लिखित संविधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सबसे पहले जो लिखित संविधान है यह अमेरिका का ही है। भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो अंशतः लचीला व अंशतः कठोर। अंशतः लचीला व अंशतः कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश से किया गया था? पता ही है, अभी जस्ट ही बताएं, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है। यह भी प्रैक्टिस सेट में आया है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह लिया गया है कनाडा से। एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह है कनाडा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यह भी प्रैक्टिस सेट में आया है। अब लोग आप देख सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे बिहार दौरा का, तो देख सकते होंगे कि जीएस बिंदु वाले सर हो गए, जो कि रोशन सर, प्रदीप सर, कौटिल्य वाले सर जो हुए, वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में एनसीईआरटी के ही प्रश्न डालते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद मौलिक कर्तव्य। चलिए यहाँ पे देख लीजिए भाग 1 में क्या है। भाग 1 में है संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र। 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और 4 के क में क्या है? 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। और वही 5 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर तो मिल ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1 3 4 2। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? दोहरी नागरिकता। लिखित संविधान है, कठोर संविधान भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है, एक खरी नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आर्टिकल की बात की जाए तो 5 से लेकर 11 तक वर्णन मिलता है भाग 2 में।
चलिए, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? और राइट आंसर इसका यही आ जाएगा, दोहरी नागरिकता नहीं है। जबकि द्विसदनीय विधानमंडल, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वेस्टमिंस्टर प्रतिमंडलीय मंत्रिमंडलीय सरकार, उत्तरदायी सरकार। संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्टमिंस्टर मंत्रिमंडलीय सरकार, उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संसदीय प्रणाली के समान है? भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संसदीय प्रणाली के समान है? यह ब्रिटेन के समकालीन, ब्रिटेन के समान है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। अगर वीडियो लंबी बन जाती है तो आप लोग फास्ट करके देख लीजिएगा। अगर आप लोग इससे ही फास्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के कहे अनुसार ही मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, क्या कारण है? तो इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों के प्रावधान है। इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में वर्णन है। 12 से लेकर के 15 तक इसका चर्चा मिलता है। 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 365 वर्णन करता है। अनुच्छेद 365 वर्णन करता है तो राज्य में आपातकाल का। राज्य में आपातकाल का। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है 14 से लेकर के 18 तक। 14 से लेकर के 18 तक नहीं, 14 से लेकर 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। थोड़ा सा दिमाग इधर होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। यहाँ पूछा जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से लेकर के 22 तक। 25 से 28 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 क्या है? 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन हो जाएंगे इसके बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूछा जा रहा था, समानता अगर पूछा जाता तो 14 से 18 हो जाता। 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। टोटल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मूल संविधान में टोटल 7 प्रकार के क्या दिए गए थे? तो 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है, यह लगाया जाता है 360 के तहत। ऑप्शन हो जाएंगे बी, राष्ट्रपति लगाते हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? धर्म, जाति, लिंग, ये सब के नाम पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये तो नहीं किया जा सकता है किसके तहत? क्या नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 15 के तहत। ऑप्शन हो जाएंगे बी। अस्पृश्यता का अंत 17 में, उपाधियों का अंत 18 में। नेक्स्ट है, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल अभी हमने बताया अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। इसकी चर्चा मिलता था आर्टिकल 31 में। यह मूल अधिकार अब नहीं है, यह कानूनी अधिकार हो गया है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार आर्टिकल 19 में मिलता है। लिंग के आधार पर समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चर्चा मिलता है आर्टिकल 15 में। धर्म, लिंग, जाति, ये सब के नाम पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 में इसकी चर्चा हमें मिलता है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, निवास के आधार पर। ऑप्शन हो जाएंगे उपयुक्त सभी आधारों पर। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? यह प्रतीक है न्याय का। किसका प्रतीक है? न्याय का। हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? मूल स्वरूप जो है बांग्ला भाषा में। किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में। लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे इंगित करने के लिए होता है? लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है? तो यह होता है प्रेस तथा समाचार पत्र। प्रेस तथा समाचार पत्र। आर्टिकल 19 में व्यक्ति की आज़ादी, ये सब चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किस अधिकार को? तो यह कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत इसे जारी किया जाता है 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। क्या होता है? समाजवादी संविधान का। समाजवादी संविधान का। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा और निचली सदन को कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में है 350 से अधिक अनुच्छेद। 350 से अधिक अनुच्छेद। ऑप्शन हो जाएंगे बी। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक दिए गए हैं, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। चलिए इसे भी देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः ऊपर में है केसरिया, बीच में है सफ़ेद और नीचे है हरा। और टोटल तिलियों की संख्या कितनी है? तय है 24। कितनी है? 24 तिलियां हैं, जो कि किस रंग का है? तो गहरे नीले रंग का है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस रंग का है? तो गहरा नीला रंग का है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में जानते हैं। अशोक स्तंभ के बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। पट्टी के मध्य में क्या है? तो धर्म चक्र है। चक्र में कितना तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं, जो 24 घंटों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? 24 घंटों का प्रतीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान है जन गण मन। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे मूलतः किस भाषा में गाया गया था? तो बांग्ला भाषा में रचित किया गया था। और संगीतवत जन गण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। आई होप समझ गए होंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को याद भी होगा। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में की है। ध्यान रखिए किस भाषा में? संस्कृत भाषा में की है। आनंद मठ में इसका रचना किए थे। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत। ये पूछा जाता है पहला महीना कौन सा है? तो चैत है। और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। कब? 22 मार्च 1957 को। शक संवत किसने लाया था? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने लाया था। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ।
पैंथर टिग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मयूर। पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल, जिसका राष्ट्रीय नाम वैज्ञानिक नाम दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उद्देशिका। टॉपिक आ गया 3, इसमें दिया गया है उद्देशिका के बारे में। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग संविधान में कहाँ किया गया है? तय किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण इस तरह से प्रस्तावना दिया गया होगा, आप लोग इसे याद करिएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? यह होता है उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? भाषा पूछा जा रहा है, यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है, शायद बताइएगा। भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, बिल्कुल। भारत एक प्रभु संपन्न राज है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज है। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है प्रस्तावना में, उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राष्ट्र नीति निषेध तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। मूल अधिकार, राष्ट्र नीति निषेध तत्व तथा मूल कर्तव्यों में। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है। राष्ट्र नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? किसने कुंजी नोट? अर्नेस्ट बेकर ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है प्रस्तावना को। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। यह भी क्वेश्चन आ रखा है, ज्ञान बिंदु वाले सर ने प्रैक्टिस सेट में दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता। सही व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता। भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार का है? भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार का है, बताइएगा। तो यह है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज। संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभु संपन्न, लेकिन लोक कल्याण की चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है, बताइएगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हो जाएगा सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यह भी क्वेश्चन आ रखा है प्रैक्टिस सेट में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, इसका अर्थ है सभी नागरिकों धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? यह है लोकतंत्र। बेरूवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? बेरूवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? यह मामला कब आया था? तो 1960 में। ऑप्शन हो जाएंगे डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। यह भी प्रैक्टिस सेट में आया है। मैं इसलिए बार बता देती हूँ क्योंकि आप लोग जरूर से एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लें, कहीं और से कर लें, चाहे कहीं से मेरे वीडियो देख लें, लेकिन एनसीईआरटी को कम से कम आप लोग कंप्लीट कर ही लें।
आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, आर्थिक न्याय की चर्चा की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? नहीं लिखा हुआ पूछा जा रहा है तो राष्ट्र निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, इस सब की चर्चा मिलता है, लेकिन राष्ट्र निरपेक्ष की चर्चा हमें हमारे संविधान में नहीं मिलता है। धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए था, लेकिन इसका चर्चा हमें नहीं मिलता है। पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट है, के एम मुंशी का संबंध किससे है? के एम मुंशी का संबंध किससे है? संविधान के प्रारूप समिति से। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमने बताया है इसमें टोटल सदस्य थे 7। कितने सदस्य थे? 7। आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, अगस्त में हुई थी। अब आगे आप लोग बता देंगे डेट। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार संशोधन? उद्देशिका में 1 बार, मात्र 1 बार। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के। प्रस्तावना आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो यह हो जाएगा 42वां संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? यह करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? किसने कहा है? तो के एम मुंशी ने। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो यह किसने कहा है? के एम मुंशी ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका। अब नया टॉपिक आ रहा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन है। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? किस वर्ष समाप्त किया गया? तो वर्ष 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? कौन थे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में शामिल होना विलंबित किया? किसने लेट किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किन 2 व्यक्ति ने? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन। सरदार पटेल और बीपी मेनन। हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? 370 हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर का। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। और राज्यसभा में कितना है? बताइएगा, राज्यसभा में कितना सीटें आरक्षित की गई है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? यह हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया था? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का। फजल अली आयोग के तहत नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित है? तो यह है संसद में। संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी भी राज्य की सीमा बदल सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य के गठन कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया गया है? यह किया गया 69वां संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करेगा या नहीं है? जबकि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके। 16वां प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड की स्थापना 1963 में। नागालैंड 1963। झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना राज्य बना था 2014 में। 14 में बना था 2014 में। सिक्किम 1975। सिक्किम 1975। 2 1 4 3 राइट आंसर है। भारत के एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत के एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? यह बनाया गया सिक्किम। ऑप्शन हो जाएंगे बी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? यह संबंधित है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। 4 राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। मैं तो 2 ही पढ़ी थी। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? यह होता है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की। जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एस के धर। एस के धर। निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। यह गठित किया गया धर आयोग। धर आयोग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे ए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 1975 में सिक्किम राज्य भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत। 36वें संविधान संशोधन के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 370 के तहत प्राप्त था। इसे समाप्त कर दिया गया 9 अगस्त 2019 को। 9 अगस्त 2019 को। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा। वर्ष 1956 में। 1953 में ही आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषा के आधार पर, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त किया गया था, मान्यता प्रदान किया गया था वर्ष 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? अभी हमने बताया आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्र शासित प्रदेशों से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य है।
केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी है। सभी कथन क्या हैं? सही दिए गए हैं। ऑप्शन हो जाएंगे डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया था? यह हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो यह है भाग 8। भाग 8। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 239 से लेकर के 241 तक, 239 से लेकर के 241 तक केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है? यह किया गया अनुच्छेद 1 के तहत। अनुच्छेद 1 के तहत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें आयोग द्वारा गोवा से पृथक किया गया है। जी बिल्कुल सही दिया गया है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत है। यह गलत दिया गया है और यही क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। दीव खंभात की खाड़ी में एक द्वीप है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से पृथक किया गया था। यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड जो है संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। नागालैंड संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी ये सब संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं। टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 है वर्तमान में। किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, दिल्ली का। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा उसका गठन वर्ष सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। लक्षद्वीप की स्थापना 1956 में की गई थी। दमन और द्वीप की स्थापना 1962 में की गई थी और दिल्ली की स्थापना 1956 में की गई थी, लेकिन चंडीगढ़ 1967। यह गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुक जाइएगा। 36 का क्वेश्चन कट गया यहाँ पे। 36 में प्रश्न दिया हुआ है ही नहीं, सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ था। निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है? किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है? ऑप्शन हो जाएंगे ए, दिल्ली। ऑप्शन हो जाएंगे ए। किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है? तो दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई थी? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई थी? तो वर्ष 1963 में। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा स्थापित है? कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा स्थापित है? तो यह 3 केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। विधानसभा वाला राज्य है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? क्या लागू किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। 42वां प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में की गई थी। इसे याद रखिएगा क्योंकि बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यों की स्थापना से हरियाणा राज्य का गठन 1966 में किया गया था। 1966 में किया गया था और सिक्किम की स्थापना 1975 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता, इसे भी हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें, बाकी आप लोगों का काम है। भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए थे? तो वर्ष 1949 में। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो 5 से लेकर के 11 तक, भाग 2 में। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो यह है भाग 2। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कौन सा है? तो यह संसद है। बिल्कुल फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है।
नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? किन विधियों द्वारा? जन्म द्वारा, पंजीयन द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा या अनुरोध के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे बी। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो यह है संघीय सरकार की। संघीय सरकार की 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? तो हो जाएगा नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में खरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का मतलब आप लोग समझते होंगे केंद्र के द्वारा नागरिकता और राज्य के द्वारा नागरिकता, लेकिन हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के पास एक ही नागरिकता है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। ऑप्शन हो जाएंगे सी। विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, दूसरे देशों में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे एनआरसी ड्राफ्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? जुलाई 2016 में। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी? प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी? तो देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण की वर्ष कितना दिया गया है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अगर मैं सही हूँ तो 7 वर्ष। देशीकरण 7 वर्ष। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? उपयुक्त सभी द्वारा पर्यावसान द्वारा वंचित किए जाने पर और परित्याग करने पर। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? यह हो चुका है 6 बार। कितनी बार? 6 बार। क्वेश्चन नंबर 15। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ रखे हैं उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? यह है 126वां। इतना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते पे थोड़ा सा आवाज़ लड़खाने भी लगता है, लेकिन कोई नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की अबाध्यता को 11 वर्ष घटाकर कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? 5 वर्ष। नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? तो यह है संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान करते हैं। भारतीय नागरिक प्राप्त करने की विधि। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि पंजीकरण के द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत करने की विधि वंचित करने पर। मूल अधिकार, विधि के समझ तथा विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में यह बात होती है, विधि के समान समानता तथा विधियों के समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो। ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। सरकार की आलोचना करता है नहीं। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है तो नहीं। ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 2। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। चलिए इसे देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन करता है। कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा उसने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। गौर करिएगा, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा उसने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। देश हैं 3, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसके अतिरिक्त उसके अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएगी। अगर उसके पास वैध दस्तावेज नहीं होगा तो उसके सारे कानूनी कार्रवाइयाँ क्या कर दी जाएगी, बंद करवा दी जाएगी। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। पहले 11 वर्ष था और अब कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष तक कर दिया गया है। उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। किस पे लागू नहीं होंगे? असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, यदि कोई OCI कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका OCI कार्ड क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। देशीकरण कितने वर्ष का दिया गया है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। मैं ही एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। देशीकरण जो है 10 वर्ष, देशीकरण 10 वर्ष खान सर के नोट्स में दिया गया है। देशीकरण 10 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार। आप लोग भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मूल अधिकार टॉपिक नंबर 6 है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह कहा जाता है भाग 3 को। भाग 3 को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से लेकर के 35 तक। ऑप्शन हो जाएंगे बी। मौलिक अधिकारों के निलंबन के विषय में सही दिया गया है। कौन सही दिया गया है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऐसा नहीं है। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20-21 को छोड़कर। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे डी, 20-21 को छोड़कर, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है? तो यह है वाद योग। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो आएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स भारत संघ। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, तो 3-1। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज, 3-1 के बाद के 2, और A.K. गोपालन बनाम मद्रास, 3-1-2-4। ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-1-2-4 नहीं होगा। सबसे पहले आएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, A.K. गोपालन मद्रास बनाम मद्रास राज, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज पहले आएगा। थोड़ा रुक जाइएगा, इसमें कंफर्म कर लूँ पहले। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज, ये पहले आएगा। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम, नहीं, उसके बाद गोलकनाथ आएगा, गोलकनाथ
4 के बाद 1 हो जाएगा। गोलकनाथ के बाद आया है केशवानंद भारती बनाम, उसके बाद मिनर्वा मिल्स। इसका राइट आंसर होना चाहिए 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? यह दिया है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन हो जाएंगे डी, संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को संसद भारत के राष्ट्रपति होते हैं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसा होता है। के एम मुंशी संविधान के प्रारूप समिति के एक सदस्य हैं, जी बिल्कुल। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति वर्ष रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की थी, ऐसा ही दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन होता है? मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसके द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह करता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अंतर्गत? दिया जाएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार की चर्चा हमको किसमें मिलता है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। समता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया? शिक्षा का अधिकार को कब सम्मिलित किया गया है? तो 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही दिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यह क्या है? सही दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया है, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन सा है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है किसमें? तो यह है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 22। कौन सा हो जाएगा? 22। नेक्स्ट है गिरफ्तारी से संरक्षण। बताइएगा गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 20। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे गए दिए गए कूट में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजकीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। ए संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ऑप्शन हो जाएंगे ए 1 और 2। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? यह शामिल है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी को निषेध, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। ऑप्शन हो जाएंगे सी 1 और 4। किस क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 34। सेना विधि लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 34। मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 34। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17।
24वां प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। उपाधियों का निषेध आर्टिकल 18, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण अनुच्छेद 29, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में परिभाषित किया गया निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार आता है किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 21 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर के 22 तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है? किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर, जो कि बहुत इजी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अभी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? क्या करता है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? यह भी प्रश्न आ चुका है प्रैक्टिस सेट में। यह हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 के क। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 21। वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? किन उपायों द्वारा इसका अंत किया जा सकता है? कानून बना करके, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं। ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2, 3। ऑप्शन हो जाएंगे ए। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। संपत्ति के मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में था, उसे कानूनी अधिकार दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल किसे है? भारतीयों को है। गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यह हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। व्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत को प्राप्त है। भारतीय लोगों को देश के किसी भाग में घूमने में बसने का अधिकार, यह भी आर्टिकल 19 में ही है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, यह भी 19 में है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है? गैर नागरिकों को, विदेशियों को नहीं दिया गया है। क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? क्या नहीं आता है? तो मृत्युदंड नहीं आता है। ऑप्शन हो जाएंगे डी, मृत्युदंड नहीं आता है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 3। भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 है, क्योंकि नहीं प्राप्त है, केवल और केवल भारतीयों के है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 में है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता। 39वां प्रश्न मिलान के लिए दिया गया है। इसका मिलान करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका चर्चा मना कर देना नहीं, मना कर देना नहीं होगा, मना कर देना। 1 मिनट रुक जाइएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। हाँ जी, हैबियस कॉर्पस, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। परमादेश, आदेश देना, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, रोक लगा देना, मना कर देना। उत्प्रेषण, मंगा लेना, उत्प्रेषण मंगा लेना। अधिकार परीक्षा, अधिकार से अपना आगे नहीं बढ़ना, किसी अधिकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 5, 1, 2। 4, 3, 5, 1, 2। ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक समान कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो यहीं से ऑप्शन मिल गया होगा। ऑप्शन हो जाएंगे बी, संपत्ति का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। नहीं आना चाहिए ऐसे अधिकारियों का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ऑप्शन हो जाएंगे ए। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे उपयुक्त सभी के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है? कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 24। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? यह भी प्रैक्टिस सेट में आया है, प्रदीप सर ने दिया है, कौटिल्य वाला सर ने। यह हो जाएंगे वर्ष 1976 में। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह सही दिया गया है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह इसका चर्चा आर्टिकल 29 में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार की संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया, तय कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। संविधान भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित होते हैं, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ऑप्शन हो जाएंगे 1, 4, 5। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म का प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। यहीं पे आंसर दिया गया है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल 19 में इसका चर्चा किया गया है, इसलिए वो केवल किसको प्राप्त है? तो भारतीयों को ही प्राप्त है। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए जा सकते हैं। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए जा सकते हैं। 3वां ऑप्शन हो जाएंगे बी। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के घ को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। ऑप्शन हो जाएंगे सी। यह भी क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? ऑप्शन हो जाएंगे सी, पारसियों को। बौद्धों को, जैनों को, सिखों को करता है लेकिन पारसियों को नहीं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन हो जाएंगे सी। यहाँ पे कुछ दिया गया है अधिकार जो कि टोटल 6 हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था जो कि समाप्त कर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व की ओर। लेसन हो जाएगा 7। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख मिलता है? नीति निषेध तत्व का चर्चा मिलता है 36 से लेकर 51 तक।
किसने कहा था राज्य के निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? के टी शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो हो जाएगा समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। नीति निर्देशक सिद्धांत है अबाध योग। इसके लिए हम बहस नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, सॉरी बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, संसद को चलाने के नियम को, नए राज्य का गठन को। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? कार्य करने के अधिकार को अनुच्छेद 41। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? यह हो जाएगा भाग 4 डीपीएसपी भाग 4। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकेत देता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत राज्य के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन देना किस भाग में सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान की किस भाषा में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 50 में मिलता है। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? प्रत्यक्ष प्रभाव गौवध पर निषेध, गौवध पर प्रतिषेध। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देते हैं। किसने कहा था? यह कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ग्रेनविले ऑस्टिन ने। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? समाजवादी माना जाता है महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ऑप्शन हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? कौन सा बाद में जोड़ा गया है? तो निःशुल्क विधिक सलाह। निःशुल्क विधिक सलाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है। यह अनुच्छेद 39 के क में। निःशुल्क विधि सहायता का चर्चा अनुच्छेद 39 के क में। अनुच्छेद 39 के क में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है आर्टिकल 40 के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 51 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है जबकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के उपयोग पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्देशित है? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन इसमें सही दिया गया है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 1 और 2 क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। समान नागरिक संहिता 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे नहीं जोड़ा गया है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश का शासन का आधार है? देश के शासन का आधार है, यह हो जाएगा राज्य के नीति निषेधक तत्व। भारत संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? तो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निषेधक तत्व। इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया है? भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है राज्य के नीति निषेधक तत्व आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य, भाग अध्याय 8 है और हम लोग देखने वाले हैं भाग 4 के का टॉपिक मूल कर्तव्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? अभी हमने बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 के क में। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्व है और भाग 5 में संघ राज्य क्षेत्र है, ना कि मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य की चर्चा भाग 4 के क में मिलता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है। यह किया गया है मूल कर्तव्यों में। मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह नीति निषेधक तत्व है। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मूल कर्तव्य में कौन से कथन सम्मिलित हैं? कौन से कथन हैं जो इसमें से सम्मिलित हैं? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, यह जो सम्मिलित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएंगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के क में वर्णित नहीं है? 4 के क में वर्णित नहीं है, यह हो जाएगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यह नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकास करना और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, यह सब सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ये सारे प्रैक्टिस सेट में दिए गए प्रश्न हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, यह आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 17 में है, ना कि मूल कर्तव्य में है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देख लेंगे 11 मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है उसे हम लोग देखने वाले भी हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हुआ कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत। वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 51 क में आता है, अनुच्छेद 51 के क में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसे एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है इसमें डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना यह मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना व हिंसा से दूर रखना, ये सब है, लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना। न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण आर्टिकल 50 में है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है छुआछूत की परंपरा का समाप्त करना, यह आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 17 में है, जो कि मौलिक अधिकार है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना आर्टिकल 21 के काम दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में 42वां संविधान संशोधन विधेयकों द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, किसके लिए है, तो यह है सभी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, यह लिया गया है रूस के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अब यहाँ पे हम लोग नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं उसे हम लोग देखने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य क्या क्या है उसे देखते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करें। एक बार फिर से, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और जो आह्वान होती है तो देश आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, देश की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत, हाँ वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सही दिया गया था, 51 के काम नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है। धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है अबुल कलाम आज़ाद के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अध्याय 9 आ गया है। अब इसे भी कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं, तो राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, वही कौन सा है, तो दिल्ली तथा पुदुचेरी। दिल्ली तथा पुदुचेरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश की नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो, यह कोई जरूरी नहीं है। ये भी क्वेश्चन कौटिल्य वाले सर प्रदीप सर ने दिया था। आप लोग आसानी से बना रहे होंगे, आंसर को डील कर पा रहे होंगे।
एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो यह है 14 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यह करता है अनुच्छेद 57। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, दिया जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राष्ट्रपति भी गायब, उपराष्ट्रपति भी गायब, तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? पता ही होगा, यह हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से दिया गया है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद के किसी भी सदन के द्वारा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, शायद फैन की आवाज़ जा रही होगी, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है? पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। यह हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? यह होता है राष्ट्रपति। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। यह है अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर विधेयक, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पता ही होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है, जबकि राज्यसभा के सभापति होने के पद का वेतन मिलता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। यह हो जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति देना। इसके लिए मंत्रिपरिषद सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राजदूतों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, इसके लिए मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हो जाएगा अध्यादेश जारी करना आर्टिकल 123 के तहत, राज्यपाल 213 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अभी हमने बताया राष्ट्रपति को अध्यादेश अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समयावधि के समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? यह हो जाएगा 6 सप्ताह। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, क्षमादान करना, लेकिन संसद के सदनों को संदेश भेजना यह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था?
2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो क्या थे, उपराष्ट्रपति के पद पर थे। कौन सा ऐसा नहीं थे? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 मिनट। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? यह हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे इसका नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल। नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन हो जाएंगे बी। 6 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो कि उपराष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 6 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो कि पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? परामर्ष लेने की शक्ति अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है एक, क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल किस में है, तो 72 में है, और यह एक न्यायिक शक्ति है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना यह शक्ति नहीं है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन। दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए मिलान करिए। फखरुद्दीन अली अहमद का जो शासनकाल है 1974 से 77, ये जो प्रैक्टिस सेट आ रखा है, ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट आया था रोशन सर का, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था। एन संजीव रेड्डी 1970 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 और बीबी गिरी 1969 से 1974। बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रश्न था, बिल्कुल आगे पीछे भी नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रख रहा है? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो यह रहा है बीबी गिरी का। भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे? यह थे, भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो यह है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन हो जाएंगे सी। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? मुख्य न्यायाधीश जो थे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, यह है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे सी। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। 38 नंबर प्रश्न है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसमें दोनों व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं जो कि लास्ट टॉपिक है, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे पॉलिटी को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यह सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही हेतु 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। यह जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। वीडियो को पॉज करके इसे एक बार और देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के 78 में किसका दायित्व का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति
को विवेचित करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, यह करता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? यह होती है किसके पास? तो यह होती है प्रधानमंत्री के पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन सही दिया गया है? राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, यह सही दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएगी, यह गलत दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? यह होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? यह होता है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस समय